आज हम करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। आप चुटकी बजाते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगर इस क्वेश्चन को मैं डिटेल से बनाता हूं तो ध्यान रखिएगा, इसका लेंथ बहुत बड़ा बनेगा। यहां मैंने सॉल्व करके रखा है कि अगर मेरे पास 2 धन वर्गमूल 5 बटे अगर 2 ऋण वर्गमूल 5 है, उसके बाद 2 ऋण वर्गमूल 5 भागे 2 धन वर्गमूल 5 है। अगर इसको मैं लघुत्तम निकाल के जोड़ता हूं या हर का परिमेयकरण करके क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं तो ऐसे कंडीशन में क्वेश्चन का लेंथ बहुत बड़ा बन जाएगा। तो हमको इतना डिटेल से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे हम क्या करेंगे, इसे ट्रिक से बनाएंगे। इसके लिए एक शानदार तरीका होता है। इस वाले हिस्से को हम अगर वर्गमूल a मान लें, इस वाले हिस्से को अगर हम वर्गमूल b मान लें, और इस वाले हिस्से को अगर हम वर्गमूल a मान लें, इस वाले हिस्से को हम वर्गमूल b मान लें, वही केस इसके लिए अगर मैं लेता हूं वर्गमूल a माइनस वर्गमूल b और यहां पर वर्गमूल a प्लस वर्गमूल b, तो ऐसा कंडीशन पे डायरेक्ट इसका ट्रिक होगा 2a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी। बहुत सारी समस्याओं से हम बच जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को कि 2a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी करने से क्वेश्चन तुरंत बनेगा। उसके लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, उस पार्ट में पूरा का पूरा हिस्सा जो है कैसा होना चाहिए, वर्गमूल में होना चाहिए। 2 वर्गमूल में है नहीं है, 5 वर्गमूल में है लेकिन 2 वर्गमूल में है नहीं, तो उसे हमको क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वर्गमूल में कन्वर्ट हम कैसे करेंगे, इसे हम क्या करते हैं, ध्यान रखिए इस चीज को। ये जो 2 दिख रहा है उस 2 को हम यहां से हटाते हैं, और 2 को हटा करके क्या मैं इसे 2 को वर्गमूल 4 लिख सकता हूं, यहां पर हो जाएगा वर्गमूल 5, ये क्या हो जाएगा वर्गमूल 4 माइनस वर्गमूल 5, ये क्या हो जाएगा वर्गमूल 4 वर्गमूल 4 माइनस वर्गमूल 5, और यहां पर वर्गमूल 4 प्लस वर्गमूल। डायरेक्ट आप यहां से अब a बराबर आप 4 ले सकते हैं, b बराबर 5 ले सकते हैं। नहीं, अगर मैं ट्रिक लगाऊंगा तो 2 इंटू a का मतलब हो गया 4, b का मतलब हो गया 5, और यहां पर क्या हो जाएगा a माइनस बी, तो 4 माइनस 5। सीधा सीधा 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 9 दूनी कितना हुआ 18, और डिवाइडेड बाई कितना -1। सीधा सीधा आपका आंसर बनेगा -18। आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप सीधा सीधा कोई भी सवाल ऐसा आ रहा है तो इसे a मानिए, इसे b मानिए, दोनों को जोड़िए एक बार, दोनों को घटाइए एक बार, 2 से गुना कर दीजिए, है ना। यहां वही हो रहा है 4 धन 5 4 ऋण 5 इंटू 2, आंसर आपका तुरंत निकल जाएगा। मेरे पास अगर 6a स्क्वायर ऋण 16ab धन 8b स्क्वायर इक्वल टू अगर 0 है, और मुझे इसे सॉल्व करके अगर a अनुपात b का मान निकालना है तो कैसे निकालूंगा। अगर आप डिटेल से गुणनखंड वाले मेथड का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करके अगर a अनुपात भी निकालेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, डिटेल मैंने वहां बनाया है। आप इसे चुटकी बजाते ही बना सकते हैं क्वेश्चन को। देखिए, आपको झंझट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मुझे क्वेश्चन दिया है 6a स्क्वायर माइनस 16ab प्लस 8b स्क्वायर इक्वल टू 0, तो मैं सिर्फ क्या करूंगा, जो पहला वाला पार्ट है और जो लास्ट वाला पार्ट है, उस वाले पार्ट को मैं रफ में सॉल्व करूंगा। 6 इंटू 8 इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दूंगा, 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 2। यहां से ऐसी 2 संख्या ढूंढूंगा जिसको लास्ट का साइन चूंकि प्लस में है, जोड़ने पर -16 है। तो आप देख सकते हैं कि एक पार्ट जो है हमारा ये हिस्सा निकल जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12, और एक पार्ट ये हिस्सा निकल जाएगा 4। अगर मैं 12 में 4 जोड़ूंगा तो 16 ही आएगा, लेकिन ये माइनस में है इसलिए मुझे आंसर के रूप में लेना पड़ेगा -12 और लेना पड़ेगा -4। मैं टूटे हुए हिस्से को उसके चिन्ह के साथ, मतलब ऋण 12 और ऋण 4 में टूट रहा है, मैं रखूंगा, यहां डिवाइड करूंगा a स्क्वायर के गुणांक से, और यहां भी डिवाइड करूंगा a स्क्वायर के गुणांक से, और उसके साइन को चेंज कर दूंगा। जैसे ही मैं साइन चेंज करता हूं उत्तर मेरा हाजिर है। देखिए, सॉल्व कीजिए, 6 दूनी 12, तो यहां पर आ जाएगा 2/1 मतलब 2 अनुपात 1, और वही चीज यहां भी होगा, 2 दूना 4 2 तिया 6 मतलब 2/3 और 2 अनुपात 3। तो आप तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। डिटेल बनाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना दिमाग में रखना है कि पहले और लास्ट का जो कोफिशिएंट है उसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़िए, 2 संख्या ऐसे बनाइए, लास्ट में अगर प्लस का साइन है तो प्लस लेना है, माइनस का साइन तो माइनस, मतलब अगर धन को जो है तो जोड़ना है और ऋण को तो घटाना है। 2 संख्या ढूंढिए जिसको जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, इतना आना चाहिए। तो यहां मैंने देखा है, मतलब बीच की राशि आनी चाहिए, तो यहां मैंने तोड़ा तो 3 दूनी 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4 के रूप में टूट रहा है। ऋण 12 लिखो, ऋण 4 लिखो,
ए स्क्वायर गुणांक को डिवाइड करो, उसका साइन को चेंज कर दो, डायरेक्ट क्वेश्चन ए अनुपात भी निकल जाएगा। इसी मेथड से आप किसी भी वर्ग समीकरण को हल भी कर सकते हैं। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज निकालने का सबसे बेस्ट तरीका 0.r² मल्टीप्लाई प्रिंसिपल, यानी 0.25% मल्टीप्लाई प्रिंसिपल है मेरा 16,000। परसेंट जब हटाएंगे हम तो यहाँ पर 2 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 0.25 यहाँ पर 160, 1 जीरो आएगा, 16 पंचे 80, 16 दूनी 32, 8 40। गुना करते समय दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, सिर्फ दशमलव यहाँ लग जाएगा। और इस क्वेश्चन को हम कम से कम 3 तरीके से पढ़ेंगे। किस तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज अगर समय 2 साल दिया है की सहायता से मूलधन अगर हमको निकालना पड़े, प्रिंसिपल फाइंड करना पड़े, तो तरीका क्या होगा। अगर क्वेश्चन में ब्याज की दर हमको दी है 10%, टाइम पीरियड दिया है 2 साल, और अपने को क्वेश्चन में CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 3150, तो ऐसी स्थिति में इस सवाल को बनाने का जो सबसे बेस्ट तरीका है, जो पहला मेथड है, उसे समझिए। हम क्या करेंगे, यहां पर 3150 लिखेंगे। ध्यान रखिए, मैं जो समझाना चाह रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझिए। 3150 में 2 जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। 3150 में 2 जीरो बढ़ा देंगे। ब्याज के दर को हमको समझना है। ब्याज की दर है 10%। आपको ये 10% का जो पार्ट है, ये मैंने चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का कैसे निकालते हैं वहां एक तरीका बताया था 2r.r² वाले हिस्से में। वहां पर आप दर को रखेंगे 10 और यहां रखेंगे 10, तो 10 दूनी होता है 20, 10 का होता है 100। तो हमको पता है कि इधर सिर्फ 2 ही डाटा रहेगा, जो एक एक्स्ट्रा आएगा उसमें ऐड हो जाएगा, तो 20 में एक जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, 21.0। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं सिर्फ क्या करूंगा, 21 से डिवाइड कर दूंगा। तो जब 21 से डिवाइड करूंगा, अगर आपको पहाड़ा नहीं आता है 21 का, तो सीधा आप 3 का पहाड़ा रख लीजिए, 7 का पहाड़ा रख लीजिए। 7 चौक 28, 3 बचेगा, 7 पंचे 35, 3 जीरो और यहाँ, 7 × 21 और 15 यहाँ जाएगा 15 और यहाँ 3 जीरो। आगे मेरे उत्तर कितना टाइम लगा, 1 लाइन लगा बनने में क्वेश्चन। यानी 2r.r² का जो परिणाम होता है, उस परिणाम से हमको डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है, चक्रवृद्धि ब्याज को, और उसमें 2 जीरो हम बढ़ा देंगे, ठीक है। तो सीधा सीधा अब ये कैसे बना, इस तरीके को हमको समझना है, यानी वास्तव में क्यों हुआ ऐसा, इसको अगर जानना है तो हमको पता है कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। P × 2r.r² डिवाइडेड बाई कितना होता है 100। ये होता है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का तरीका। आपको यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 3150 रुपये, तो भाई आप P को यहाँ रखेंगे। अभी मैंने दर का मान रखा था 10%, 10 दूनी 20 और 21, तो 21.00 करेंगे और डिवाइडेड बाई कितना करेंगे 100 करेंगे। फिर जब ट्रांसफर करेंगे इस तरफ उसको 3150, जब ट्रांसफर करते हैं ना आप, तो 3150 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई कितना करेंगे यहाँ 21। तो भाई क्या हुआ, रिजल्ट क्या आ रहा है। आप समय क्यों खराब कर रहे हैं फैंसी तरीके से बनाने में। हालांकि ये ट्रिक ही है जो मैं बता रहा हूँ, ये बहुत बेहतरीन ट्रिक है। डिटेल्स बनाएंगे तो बहुत लंबा जाता है, तो ये भी एक बेहतरीन प्रकार का ट्रिक है। इस ट्रिक को आप अप्लाई करते हैं जब, तो भी क्वेश्चन हल होकर के यहाँ 15,000 आ जाता है। तो भाई मैं इसे पता है मुझे कि क्या होने वाला है, तो मैं इतना लंबा चौड़ा क्यों करूं। मैं क्या करूं, मैं सिर्फ और सिर्फ एक काम करूंगा कि मैं इस रिजल्ट को ध्यान दूंगा। इस रिजल्ट में क्या हुआ, कहीं ना कहीं चक्रवृद्धि ब्याज में 2 जीरो बढ़ गया 100 का, तो मतलब हुआ 3150 में 2 जीरो बढ़ा, और ब्याज की दर 2r.r², 4%, 5% और 10% का प्रयोग चक्रवृद्धि ब्याज में सबसे ज्यादा होता है। तो 4 के लिए, 5 के लिए, 10 के लिए एकदम आपको ओरल याद होना चाहिए इस समय 2 साल के लिए 2r.r² का उत्तर क्या होता है। यानी अगर हम 10% रखते हैं तो 21 आता है, ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। तब आप आरआरबी या दूसरी भर्ती परीक्षाएं जिसमें समय की कमी होती है तुरंत निकाल पाएंगे, अन्यथा क्या बोलूं ना, डिवाइड कीजिए इसको। डिवाइड करते ही सीधा आंसर मेरा क्या हो जाएगा 15,000। तो ये बेस्ट तरीका है मूलधन को ज्ञात करने का, ये एक तरीका हो गया है ना। अब चाहें तो और एक मेथड का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये पहला तरीका हो गया।
हम चाहें तो हम और एक मेथड का प्रयोग करके भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। कैसे? हमको पता है ब्याज की दर कितनी है, 10%। तो r बराबर 10% का मतलब होता है 1/10। अब जब 1/10 होता है तो इसका मतलब था कि 10 था, बाद में 11 हुआ, फिर 10 था, बाद में कितना हुआ, 11। कितने साल की प्रक्रिया में? 2 साल की प्रक्रिया में। तो यहाँ कितना हुआ, 100, और यहाँ कितना हुआ, 121। तो 100 था तो 21 हुआ, 121 हुआ, तो बढ़ा कितना, 21। तो 21 वहां ब्याज को बताएगा, लेकिन प्रश्न में तो ब्याज 3150, तो 21 ब्याज है, लेकिन एक्चुअल में 3150 ब्याज है। तो 21 हिस्सा किसके बराबर होगा? 3150 तो एक हिस्सा किसके बराबर होगा? 150। तो मुझे चाहिए प्रारंभिक, ये मूलधन का काम करेगा, ये मिश्रधन का काम करेगा। मूलधन 100 है, मिश्रधन 121 है, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ, 21। किस ब्याज बना रहा है, 21 हिस्सा उतना, तो एक हिस्सा कितना, और 100 हिस्सा यानी मूलधन चाहिए, तो 100 हिस्सा कितना, तो यहां पर निकालेंगे तो 100 हिस्सा हो जाएगा 15,000। X1 लड़का या Y1 लड़की किसी काम को अगर Z दिन में करते हैं तो X2 लड़का व Y2 लड़की उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ये सवाल है। तो इसके लिए से ट्रिक होता है X1 इंटू Y1 इंटू Z डिवाइडेड बाई X1 Y2 प्लस X2 Y1। इस फार्मूला रख दीजिए, आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। मैं अगर इसे कंपेयर करता हूं तो देखिए, 4 पुरुष या 6 महिला दिन कितना लगाते हैं, 20 दिन। तो क्या चाहिए, 2 पुरुष व 12 महिला कितना दिन लगाएंगे। तो आपको करना क्या है, इसका गुणा करना है, 4, 6 और 20। X1 इंटू Y1 इंटू Z, यहाँ या है यहाँ वह ध्यान रखिएगा। तो 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाई, यहां से क्रॉस होगा, 4 इंटू 12 और 6 इंटू 2, तो 12 चौक 48 और 6 दूनी 12। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 4 गुणित 6 गुणित 20 और ये क्या हो जाएगा, 60। तो 6 दहम 60, ये कैंसिल होगा और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। आप 8,000 रुपये में अगर 2 मोबाइल को खरीदा जाता है, एक मोबाइल को 50% प्रॉफिट पर और एक मोबाइल को 10% हानि पर बेचा गया, ऐसी स्थिति में दोनों वस्तुओं का अगर विक्रय मूल्य अगर बराबर है तो दोनों का खरीदी मूल्य कितना होगा। देखिए, इस क्वेश्चन को अगर मैं डिटेल से बनाता हूं तो उसका लेंथ इतना बड़ा होगा कि 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, क्रय मूल्य 1 धन लाभ भागित 100, क्रय मूल्य 1 ऋण हानि भागित 100। आरंभिक वस्तु को मैं x मानूंगा और 2 वस्तुओं का खरीदी मूल्य 8,000 है, तो दूसरे वस्तु का खरीदी मूल्य पहले से घटाने पर मिलेगा, 8,000 ऋण x हो जाएगा। पहले को 50% प्रॉफिट पे, दूसरे को 10% लॉस पे बेचूंगा और दोनों के विक्रय मूल्य को बराबर करूंगा और सॉल्व करूंगा, तो उस वस्तु की खरीदी कीमत, इसे हमने 50% फायदे बेचा था, 3,000 निकलेगा। तो इसे हम ऐसा बनाने के बजाय हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। बस आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में एक केस दे रहा है कि 2 मोबाइल को खरीदा गया 8,000 में और एक बार उसे 50% बेनिफिट पे बेच रहे हो, एक बार 10% लॉस पे। दोनों का खरीदा गया दाम 8,000, एक बार 50% प्रॉफिट। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा 50%। अब 50% का मतलब होता है 1/2। फिर मैं यहाँ लिखूंगा 10%। 10% का मतलब होता है 1/10। ठीक है, यानी कोई ऐसा सामान है जिस सामान को मैं 2 में खरीद रहा हूं और एक बार बेनिफिट लेकर बेच रहा हूं, 50% फायदे पर बेचा गया। 2 की वस्तु 3 में बिक रही है और एक बार क्या हो रहा है, एक बार ऐसा हो रहा है कि एक बार लॉस पे बिक रहा है वस्तु, यानी 10 रुपए की वस्तु घाटे पे बिक रही है 1 रुपए की, तो 9 में बिकेगी। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां लिखूंगा 2 और यहां लिखूंगा मैं 3। मतलब क्या हुआ, 2 रुपए उसकी आरंभिक मूल्य थी और 1 रुपया बढ़ा के बेच रहा हूं, मतलब 3 में बेच रहा हूं। तो 2 की वस्तु 3 में बिक रही है और एक बार क्या हो रही है, एक बार जो 10 की वस्तु है वो घट करके 9 में बिक रही है। लेकिन क्वेश्चन में तो डायरेक्टली बोला गया है कि बेचे के दाम बराबर हैं, सेलिंग प्राइस इक्वल है, विक्रय मूल्य बराबर है। ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है।
ये आरंभिक कीमत है, ये बाद की कीमत है, ये आरंभिक कीमत है, बाद की कीमत है, और सीधा बोल दिया गया कि विक्रय मूल्य बराबर है। सेलिंग प्राइस इक्वल कैसे होगा? तो सेलिंग प्राइस को हमको इक्वल करना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस में यहाँ देखिए 9 है और यहाँ 3 है, तो मैं क्या करूंगा, इस वाले पार्ट में मैं 3 का गुणा कर देता हूँ ताकि इसके बराबर कर सकूं। यानी अगले स्टेप में मैं जाऊंगा तो 3 दूना 6 और 3 तिया 9, इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है, 10:9 ही रहने दीजिए। अब आप ध्यान दीजिए, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये तो बराबर हो गया, विक्रय मूल्य बराबर है। अब इन दोनों का जोड़ ही तो क्या कहलाएगा, क्रय मूल्य कहलाएगा। और 10 और 6 कितना हिस्सा हुआ, 16 हिस्सा। तो इसको मैं जोड़ देता हूं तो 16 हिस्सा। और आपको पता है कि दोनों का खरीद दाम, ये आरंभिक कीमत है, ये बाद की कीमत है, दोनों का खरीद दाम 8000 है, तो 16 हिस्सा किसके बराबर होगा, 8000 के बराबर। तो एक हिस्सा किसके बराबर हो जाएगा, 16 पंचे 80, 500 के बराबर। तो मुझे कौन सा हिस्सा चाहिए, पहला हिस्सा चाहिए, यानी ये वाला हिस्सा। तो 6 पंचे 30, कहने का मतलब है आरंभिक मूल्य 3000। और अगर मुझे ये वाला हिस्सा चाहिए तो सीधा सीधा यहाँ 10 हिस्सा निकालूंगा, 10 पंचे 5000। तो 2 परिणाम मुझे अपने आप निकल जाएंगे, यही मेरा आंसर है। यानी जिस सामान को मैं प्रॉफिट पे बेच रहा हूँ उसकी कीमत 3000 है, और जिस सामान को मैं लॉस से बेच रहा हूँ उसकी कीमत 5000 है। आपको करना सिर्फ कितना है, परसेंट को सरल कीजिए। 50% मतलब 1/2, 2 पे 1 बढ़ करके बिक रहा है तो 2 की वस्तु 3 में बिकेगी, और 10% का लॉस हो रहा है मतलब 10 की वस्तु 9 में बिकेगी, लेकिन बेचे गए दाम तो बराबर है। तो इसीलिए हमको बराबर करने के लिए मैंने इधर के लाइन में 3 का गुणा कर दिया ताकि इसके बराबर हो सके। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9 और 9 विक्रय मूल्य समान हुआ तो क्रय मूल्य 8000। तो 10 और 6 16वां हिस्सा 8000, तो एक हिस्सा 500, तो 6वां हिस्सा 3000, 10वां हिस्सा 5000। अब इस क्वेश्चन को और एक बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं, आपको इसमें मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, आप मोटे तौर पे ये समझ लीजिए, क्वेश्चन में सीधा सीधा हमको एक कंडीशन बता दी है ना, एक कंडीशन, एक सिचुएशन हमको दे दिया है, और सिचुएशन ये है कि 8000 में 2 मोबाइल खरीदे गए। देखिए, एक सिंपल सा लॉजिक देखिए, यहाँ पे 8000 में 2 मोबाइल खरीदे गए, एक को 50% बेनिफिट पर और एक को 10% लॉस से बेचा गया। दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, तो दोनों का खरीदे मूल्य क्या होगा। अब आप एक को आधे पर बेच रहे हो, आधे % लाभ पर बेच रहे हो, और एक को 10% लॉस से बेच रहे हो, तो जाहिर सी बात है विक्रय मूल्य अगर आपस में बराबर है, आप ऐसा समझ लीजिए, इस प्रकार से समझ लीजिए आप, अगर मैं ये मान के चलता हूं कि ये मेरा आंसर है, ये वाला जो कि आंसर नहीं है, 4000 एक वस्तु की कीमत है और 4000 एक दूसरे वस्तु की कीमत है, खरीदी कीमत। तो अगर मैं 4000 को मैं आधा फायदा लेकर बेचूं तो 6 में बिकेगा, और 4000 पर मैं अगर 10% का लॉस लेके बेचूंगा तो 400 कम होकर के वो क्या हो जाएगा, 3600 बिकेगा। तो यहाँ तो विक्रय मूल्य बराबर होगा ही नहीं, यानी ये ऑप्शन तो यही भी खत्म हो गया। सेकंड वाले सवाल को हम पहुंचते हैं 1000 और 7000। आप 1000 और 7000 के बीच का डिस्टेंस देख लीजिए, आप बहुत दूर है। अगर मैं 7000 को 10% घाटे पे बेचूंगा, मतलब ये हुआ कि 700 कम हुआ तो भी 6300 आ रहा है, इसे मैं बढ़ा के बेचूंगा तो भी 1500 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन, ये भी खत्म। बेचे गए दाम बराबर होना चाहिए, आप ऑप्शन यहीं से पकड़ लीजिएगा। अगर ये ज्यादा है और ये कम है, सोचिए कि बेचा गया दाम बराबर होगा, तो इसको मैं प्रॉफिट पे, इसको मैं लॉस पे नहीं बेच सकता। मैं इसको प्रॉफिट पे से लॉस बेचूंगा तो वो एक घटेगा और एक बढ़ेगा और दोनों बराबर हो सकता है। यानी सरल भाषा में कहूं तो 3000 को अगर मैं 50% बेनिफिट पे लेके बेचता हूं, मतलब 1500 रुपये एक्स्ट्रा मुझे मिलेगा, 3000 का था, तो वस्तु कितने में बिकेगा, 4500 में। और अगर मैं 5000 पर 10% का लॉस लेके बेचता हूं तो 5000 10% कितना होता है, 500, तो वस्तु कितने में बिकेगा, 4500 में। तो आपको बनाने की क्या जरूरत है, सीधे सीधा आपको यहीं से आंसर पता चल जा रहा है कि उस वस्तु का बेचा गया मूल्य बराबर है, तो एक कीमत 3000 हो जाएगी और एक कीमत 5000। 30 की गति से जाने पर 10 मिनट देर से एक आदमी पहुंचता है, लेकिन 40 की गति से जाता है तो वही दूरी 5 मिनट पहले तय की जाती है। घर से ऑफिस की दूरी कितनी होगी। एक ही दूरी को तय करने पर लिए गए चालों का अनुपात समय का अनुपात का उल्टा होता है। 30 की गति और 40 की गति से एक दूरी तय हो रही है। 30 की गति से जो समय लग रहा है वास्तविक समय से 10 मिनट अधिक है,
और 40 गति से जो समय लग रहा है वास्तविक समय से 5 मिनट कम लग रहा है। ऐसी अवस्था में 4t माइनस 4 पंचे 20 और यहाँ पर 3t धन 3 दहम 30, t कैंसिल होगा और यहाँ पर आ जाएगा 50 मिनट। 50 मिनट उसका वास्तविक समय। मुझे घर से ऑफिस की दूरी निकालनी है। दूरी बराबर फार्मूला होता है चाल गुणित समय। 30 की गति से 10 मिनट अधिक लग रहा है, वास्तविक समय 50 मिनट, 50 में 10 जोड़ेंगे 60 मिनट, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, तो चलेगी दूरी कितनी हो जाएगी 30 किलोमीटर। यह फाइनल आंसर है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जब समय 3 साल हो, उसको बनाने का एक बहुत बेहतरीन तरीका है। डिफरेंस डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इक्वल टू 3a + 1 अपान a क्यूब। जो ब्याज की दर हमको दी गई है उस ब्याज की दर को हम सरलतम करते हैं। ब्याज की दर है 10% और 10 भागे 100 करेंगे तो बचेगा 1/10। यहां ध्यान रखिएगा, आप कंपेयर करेंगे उसे 1/a से, यानी 1 के बटे में जो परिणाम होगा वो a बनाएगा। इस सवाल के हिसाब से अगर देखा जाए तो a बराबर कितना हो जाएगा 10। यहां पर मैं क्या करूंगा, डिफरेंस मुझे निकालना है। प्रिंसिपल दिया है क्वेश्चन में 10,000, यहाँ a का मान 10 रखूंगा और 10 या 30, 30 में 1 जुड़ेगा तो 31 हो जाएगा। यहाँ 10 का क्यूब, तो 10 का क्यूब किसके बराबर होता है 1000। यहाँ से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा और सीधा मुझे डिफरेंस निकल जाएगा कितना 310 के बराबर। ये हो गया मेरा बहुत बेहतरीन तरीका। अब इस तरीके का प्रयोग करके हम डिफरेंस को निकाल सकते हैं जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। ये तब होगा जब समय 3 साल। इस सवाल को बनाने का एक मेथड और है, आप चाहें तो और एक मेथड का प्रयोग करके भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। मुझे दिया है ब्याज की दर 10% और मूलधन है 10,000। 10 का आप 10% निकाल लीजिए, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल होगा, आंसर आएगा 1000। 1000 का आप फिर से क्या निकालेंगे 10%, आपका आंसर 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 100 आएगा। इस प्रक्रिया को आपको 3 बार करना है। 100 का फिर से 10% अगर निकालेंगे, 2 जीरो कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 10। ध्यान में रखिएगा, गुना 3 और गुना 1 आपको दूसरे स्टेप पे पहुंचना है और इसके परिणाम को लेना है। तो 10 यहाँ कितना हो जाएगा 300, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10। इतने को जोड़ दीजिए, आपका डिफरेंस निकल जाएगा। ये भी बहुत अच्छा तरीका है। सीआई और एसआई का मुझे डिफरेंस निकालना है तो मैं मूलधन का 10% निकालूंगा, 1000 आएगा। 1000 का 10% निकालूंगा, 100 आएगा। 100 का 10% निकालूंगा, 10 आएगा। पहले वाले लाइन को ध्यान नहीं देना है, सेकंड वाले लाइन में गुना 3 और सेकंड वाले में, थर्ड वाले में गुना 1। जो उत्तर आएगा उन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर सीधा सीधा यहां से निकल जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2 बेहतरीन ट्रिक से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। दोनों तरीके बहुत अच्छे हैं, दोनों को समझिए। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% बेनिफिट पर मार्केट में बेचता है। कितने में उसने खरीदा है, कॉस्ट प्राइस क्या है, ये हमको नहीं मालूम, ये हमको निकालना है। मार्केट में 20% बेनिफिट पर वो बेच रहा है। अब हमको स्टार्टिंग प्राइस नहीं मालूम है पहले वाले मेथड में, तो हमने मान लिया कि 100 रुपीज में से उसने खरीदा है। 20% अगर प्रॉफिट पे बेचेगा तो कितने में बेचेगा, वो 120 में बेचेगा। मार्केट में उस आर्टिकल का वैल्यू गिर जाता है, दाम में कमी आ जाती है, उसकी कीमत जो है 10% लॉस हो जाती है। यानी 100 रुपीज की जगह अब उसे 90 रुपीज में मार्केट में मिल रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि उस व्यापारी को वो 10% लॉस पे मिल रहा है। 10% डिक्रीज होकर के आर्टिकल के रेट में 10% की कमी आई, 10% कम हो गया वस्तु की कीमत। इसका मतलब है कि उसे 90 में मिल रहा है। अब 90 में खरीदने के बाद भी जब मार्केट में बेचता है 30% का प्रॉफिट होता है। अब यहां से आगे बढ़ने के 2 रास्ते हैं। या तो मैं ऐसा करूं कि 90 का 30% ले लूं। 90 का 30% होता है 27 रुपीज, तो 90 में अगर मैं 27 ऐड कर दूंगा तो ये बिकेगा 170 रुपीज, 170 रुपीज। या तो ऐसा किया जा सकता है कि उस आर्टिकल को अब वो 90 में खरीद करके कुछ दाम में बेच रहा है, तो पहले से 18 रुपए कम में बिक रहा है। तो या तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं 120 में 18 माइनस करके इसे मैं बेच देता हूं 102 रुपए में, 102 रुपीज में। लेकिन इधर से हम आ नहीं सकते क्वेश्चन को बनाने के लिए। क्यों नहीं आ सकते?
क्योंकि अगर मैं 100 रुपीज मान रहा हूं तो यहाँ 120 से 102 जा रहा है। अगर मैं इसे 10 रुपीज मानूं तो मैं 12 में कैसे 18 कम करूंगा, या मैं इसे 1 रुपए मान लूं तो मैं यहां पर 1.20 में कैसे 18 रुपीज कम करूंगा। वो तो हमारे द्वारा मानी की राशि कुछ भी हो सकती है। इसलिए जब इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे तो इस तरीके से हम इधर से उधर नहीं जा सकते हैं। हाँ, इधर से जा सकते हैं कि उसकी कीमत घट गई है, 90 रुपए हो गई है। अब अगर 30% बेनिफिट उस आर्टिकल को बेच दिया जाए तो वो 30% प्लस होगा, मतलब 27 बढ़ करके वो 170 में बिकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले 120 में बिकता था, अब 170 में बिक रहा है। इसका मतलब उसके सेलिंग प्राइस में 3 रुपए की कमी आई। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि पहले से 18 रुपया कम में बिक रहा है, 18 रुपीज डिक्रीज हो रहा है। यहां पर आप ये समझ लीजिए, जब 3 रुपए की कमी आ रही है तो उसकी आरंभिक खरीदी कीमत कितनी है? 100 रुपीज। तो 1 रुपए की कमी आएगी तो कितनी हो जाएगी? 100 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगी। और सवाल के हिसाब से अगर मैं चलूंगा, सवाल में 18 रुपए का अंतर है तो क्या हो जाएगा? 18 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 3, 3 छेद का 18, तो इसका मतलब क्या हुआ? 600 रुपए। तो उस आर्टिकल का स्टार्टिंग वैल्यू, कास्ट प्राइस, आरंभिक मूल्य, खरीदी मूल्य कितना था? 600 रुपए। इस मेथड का जब हम प्रयोग करते हैं तो ध्यान रखिएगा, इधर से यहां तक जाने में बड़ा ही कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इसका बेस्ट तरीका बता रहा हूं, आप बिल्कुल भी इसे ऐसा नहीं बनाइएगा, इसे भूल जाइए आप। एक मेथड ये भी है, इसको हम लोग सेकंड मेथड का प्रयोग करेंगे, वो बेस्ट है। कैसे? देखिए क्या हो रहा है, पूरी प्रक्रिया में क्या हो रहा है। एक आर्टिकल को हम मार्केट में बेच रहे हैं तो 20% बेनिफिट पे बिक रहा था पहले वो। अचानक उसकी कीमत में 10% की कमी आ गई, उसके बावजूद 30% का उससे क्या हो रहा है? बेनिफिट हो रहा है। वस्तु की कीमत में 10% की कमी हो गई, उसके बाद भी बेचने पर उसे 30% का बेनिफिट हो रहा है। एक वैल्यू को अगर आप कम कर रहे हैं तो दूसरा वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ओवरऑल क्या हुआ? एक बढ़ रहा है, दूसरा घट रहा है, तो ओवरऑल क्या हुआ? जब आप परसेंटेज पढ़ेंगे तो वहां समझेंगे, इक्विवेलेंट परसेंट, समतुल्य प्रतिशत का एक फार्मूला होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100। आप इस मेथड का जब प्रयोग करेंगे तो यहां जब जाएंगे, कमी आ रही है 10% की, इसलिए -10, वृद्धि हो रही है इसलिए +10, -10 इंटू 30 डिवाइडेड बाई कितना करेंगे? 100। तो 2 जीरो यहां से कैंसिल होगा, 30 माइनस 10 और -3, मतलब 30 माइनस कितना हुआ? 13, मतलब क्या हुआ? 17। इसका सीधा सा मतलब हो रहा है, यहां ध्यान रखिएगा आप एक चीज, यहां पे ध्यान रखिएगा कि पहले क्या हो रहा था? पहले 20% का बेनिफिट हो रहा था। एक को कम करने के बाद दूसरे को बढ़ाने पर भी आपको 17% का बेनिफिट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? बेचे गए सेलिंग प्राइस में, बेचे गए विक्रय मूल्य में आप कमी प्राप्त कर रहे हैं। पहले से 3% की कमी हो रही है। जो बिक्री मूल्य है, पहले 20% फायदे बेचते थे, अब 70% फायदे बेच रहे हैं, तो 3% का अंतर आ रहा है। और 3% का अंतर जो है किसके बराबर है? ध्यान रखिएगा, 18 रुपए के बराबर है। तो 1% का अंतर किसके बराबर होगा? 6 के बराबर होगा। तो मुझे 100 ओरिजिनल वैल्यू क्रय मूल्य चाहिए, तो 100% का अंतर किसके बराबर हो जाएगा? 600 के बराबर हो जाएगा। ये मेरा फाइनल, ये बेस्ट तरीका है। पहले सेलिंग प्राइस, पहले जो विक्रय मूल्य था उसमें 20% का बेनिफिट हो रहा था। अब आप वस्तु की कीमत अगर घट गई, घटे हुए दाम पर भी वो बेचता है, दाम को कम करके बेचता है, तो इसका मतलब है कि ज्यादा लोग खरीदेंगे, तो भी उसे बेनिफिट हो रहा है। और ओवरऑल एक के मान में कमी और दूसरे के मान में वृद्धि होने से ओवरऑल वृद्धि ही हो रही है। अगर प्लस में आ रहा है तो वृद्धि हो रही है। तो अब भी उसे 17% का बेनिफिट हो रहा है। तो पहले 20 का, 17 का, तो अंतर कितने का है? 3%। 3% का अंतर ही 18 रुपए की कमी क्यों दिखाएगा? तो 1% का अंतर 6, तो 100% का अंतर 600। एक चुनाव में 2% वोट डाले ही नहीं गए, 500 वोट अवैध पाए गए। पहले वाले व्यक्ति को, जिसने जीता था, 40% वोट मिला। दूसरा वाला व्यक्ति 200 वोटों के अंतर से हार गया। इसका मतलब हुआ 40% माइनस 200 वोट प्राप्त किया। कैसे? पहले व्यक्ति को प्राप्त वोट और दूसरे व्यक्ति को प्राप्त वोट का अंतर 200 है। जब आप इन दोनों को घटाएंगे तो अंतर 200 ही आएगा।
ये इससे 200 कम है। अब ये 4 भागों में वोट बटा हुआ है और जो वोट होगा वो टोटल होगा 100%। तो निश्चित तौर पर अब इसे सॉल्व कर लीजिए। यहाँ 100% हो गया, 2 43 को जोड़ेंगे तो आएगा 88%। तो इस तरफ हो जाएगा 88% और 500 में 200 जाएगा तो बचेगा 300। ट्रांसफर कीजिए 88 को 100 से तो आ जाएगा 12%। 12% 300 के बराबर है, तो 1% ध्यान रखिएगा 25 के बराबर होगा। क्योंकि 2% लोगों ने वोट नहीं डाला तो 98% वोट डाला, तो इसका मतलब हो जाएगा 2450। यहां से आप क्या कीजिए 98% निकाल लीजिए तो आंसर आ जाएगा। परसेंटेज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। अगर वो 75% खर्च करता है, मैं मान के चलता हूं कि उसकी आय 100 रुपए है, तो अगर वो 75% खर्च करेगा तो निश्चित रूप से 25% बचाएगा। अब क्या होता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है, तो निश्चित तौर पर अगर हम 100 का 20% निकालेंगे तो आएगा 120। अगर उसकी आय 20% बढ़ जाती है और व्यय भी बढ़ जाता है 10%, तो 75 का 10% अगर हम निकालते हैं तो आएगा 7.5 रुपया, मतलब हो जाएगा 82.5 रुपया। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, 120 में से अगर हम 82.5 घटाएंगे तो बचेगा 37.5 रुपया। पहले बचत कितनी होती थी 25, अब बचत कितनी हो रही है 37.5। तो बचत में बढ़ोतरी कितने की हो रही है 12.5। तो निश्चित तौर पर किस पे हो रही है 25 पे। तो 12.5 25 का कितना हिस्सा है 12.5 25 का है। सिंपल सी बात है कि 2 से कटेगा और कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो जाएगी 50%, तो उसका बचत जो है 50% बढ़ जाएगा। मूलधन ज्ञात करना है, ब्याज की दर दी गई है, समय दिया है 2 साल और सीआई और एसआई का अगर मुझे डिफरेंस दे दिया है 40 रुपए, तो इसे हम शॉर्ट तरीके से कैसे बनाएंगे। हम क्या करेंगे, पॉइंट है आर स्क्वायर का परसेंट को डिफरेंस के बराबर रखेंगे। दर है 5%, यानी 5 का स्क्वायर 25% और 25% किसके बराबर होगा 40 रुपए के बराबर। तो 1% किसके बराबर होगा 40 डिवाइडेड बाई 2.5 के बराबर। तो 100% किसके बराबर होगा 100 मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड बाई 0.25। जैसे ही हम पॉइंट हटाएंगे ऊपर में 2 जीरो बढ़ेगा और 25 चौके 100, यहाँ पर 4 चौक 16, तो मेरा मूलधन निकल जाएगा 16,000। दिए गए भिन्नों को किस तरीके से आरोही या अवरोही क्रम में हम सेट कर सकते हैं, इसका सबसे बेहतरीन तरीका क्या है। देखिए, अगर आपके पास 7/20 है, आपके पास अगर 1/2 है, आपके पास 4/5 है और आपके पास 1/11 है, तो इस अवस्था में इसे आप आरोही या अवरोही क्रम में रखने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो होता है परसेंटेज मेथड। लेकिन उसके लिए आपको परसेंटेज का ज्ञान होना आवश्यक है। 7/20 का मतलब होता है 35%, 1/2 का मतलब होता है 50%, 4/5 का मतलब होता है 80% और 1/11 का मतलब होता है 9 सही 1/11%। आप यहीं से कंपेयर कर सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन है। आप देख सकते हैं ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये सबसे बड़ा है। ऐसी अवस्था में 4/5 सबसे बड़ा हो जाएगा, उसके बाद फिर 1/2 उससे बड़ा होगा, उससे छोटा होगा, 7/20 उससे छोटा होगा और 1 से ही 0.08% का आंसर अगर आप निकालेंगे तो लेंथ बहुत बड़ा होगा। मैं बहुत ही शॉर्ट तरीके से इसे निकालता हूं। मुझे पता है कि 8% का उत्तर जो है वो होता है 2/25। मुझे कैसे पता है, क्योंकि मुझे पता है कि 4% का उत्तर होता है 1/25 और अगर मुझे 8% का उत्तर निकालना है तो मैं 2 का गुणा कर दूंगा। अगर मुझे चाहिए 12% तो मैं 3 का गुणा कर दूंगा इसमें, तो 3/25। तो आप इस तरीके से 4%, 8% और 12% का उत्तर क्या होता है ये भी निकाल सकते हैं। क्योंकि 8% का उत्तर अगर 2/25 है तो 0.08% का उत्तर क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने के कारण नीचे में मैं इस 2/25 के नीचे में 2 जीरो बढ़ा दूंगा और मैं काट दूंगा, तो इसका उत्तर आ जाएगा 1/1250। ये बेस्ट तरीका है। मुर्गी और बकरी वाला इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से हम बनाएंगे। यहां प्रश्न में कुल सिरों की संख्या अगर 53 है, इसका मतलब है कि जानवरों की संख्या भी 53 होगी। मैं मान के चलता हूं कि सारे के सारे जानवर जो हैं 4 पैर वाले हैं, तो 4 तिये 12, 4 पंचे 20 और 1 21। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी जानवरों के पैरों की संख्या 212 है, लेकिन क्वेश्चन में तो पैरों की संख्या 170 दी गई है। तो इसका मतलब अगर मैं 212 में 170 घटा देता हूं तो इसका मतलब क्या बचेगा, 11 में 7 जाएगा 4, ये जो स्थिति बचेगी 42 पैर है और ये 42 पैर दूसरे जानवरों की संख्या है। तो चूंकि 42 पैर है, इसका मतलब है 2 से अगर मैं भाग कर दूं तो जानवर कितने हो जाएंगे 21। इसका सीधा सा मतलब है मुर्गियों की संख्या कितनी हो जाएगी 21। मेरे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज का आधार 40% डिक्रीज हो जा रहा है।
तो हाइट को कितना परसेंट इंक्रीज करें कि एरिया पहले जैसा रहे। यानी अगर त्रिभुज के आधार में कमी हो रही है तो निश्चित तौर पर क्षेत्रफल को बदले बिना हमको ऊंचाई को बढ़ाना पड़ेगा। सवाल यही है कि ऊंचाई में कितने परसेंट की बढ़ोतरी कर दें कि क्षेत्रफल पहले जैसा रहे, यानी क्षेत्रफल स्थिर रहे। सबसे पहला तरीका इस क्वेश्चन को बनाने का, हम जानते हैं कि 40% का मतलब होता है 2/5, और जब 40% का मतलब 2/5 होता है तो इसका मतलब पहले उसका आधार 5 था, 5 में 2 घटा और घट के 3 हो गया। मैं मान के चलता हूं कि उसकी ऊंचाई पहले 1 थी। अब जब मैं आधार को ऊंचाई से गुणा करता हूं तो उसका गुणनफल आएगा 5, मतलब उसका एरिया जो है मान के चलिए कि 5 था। इस वाले पार्ट को जब आप मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लेते हैं तो यहां भी क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। भाई जब यहां पर 5 आएगा तभी तो एरिया बराबर होगा, कि पहले का एरिया अगर 5 है तो इधर का एरिया भी क्या होना चाहिए, 5 ही होना चाहिए। अब ये एरिया 5 कैसे होगा, या जब इस एरिया को हम 5 के बराबर रखेंगे तो निश्चित तौर पर हमको देखना पड़ेगा 3 में कौन सी ऐसी संख्या का गुणा करेंगे जिसका उसका परिणाम जो है 5 आ जाए। तो निश्चित तौर पर हमको गुणा करना पड़ेगा 5/3 का, और जब आप 5/3 में गुणा करेंगे तभी इसका एरिया भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और इसके बराबर होगा। तो जब इसका एरिया 5 लाना है तो मुझे इसमें 5/3 का गुणा करना पड़ेगा। मतलब यह होगा कि 1 से वो 5/3 में कन्वर्ट हुआ। पहले वो 1 था ऊंचाई, अब बढ़ गया, अब बढ़ के 5/3 हो गया। तो 5/3 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 1 धन 2/3 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई, क्योंकि अगर मैं 1 में 2/3 जोड़ूंगा तो 3 एकम 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5/3। तो इसका क्या मतलब हो रहा है, ये जो 5/3 है वो 1 से कितना ज्यादा है, वो 1 से ज्यादा है 2/3। और आपको पता है कि 1 से जितना ज्यादा होगा उतना ही परसेंट की क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। और हमको पता है परसेंटेज के नियम से कि 2/3 का मतलब ही क्या होता है, 66.66%। तो इसका सीधा सा मतलब है कि ऊंचाई को आपको 66.6% बढ़ाना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा तरीका है। तरीके की ओर बढ़ते हैं। जो सेकंड मेथड हमारा है उस सेकंड मेथड का हम प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए 40% का मतलब होता है 2/5। यहां पर लिखिए 2/5, कमी हो रही है तो इसे हम लेते हैं माइनस। अब हमको एरिया स्थिर रखना है तो हाइट को कितना परसेंट इंक्रीज करना है। इस प्रकार के सारे सवालों को बनाते समय ऊपर का जो वैल्यू है कभी चेंज नहीं होगा। अगर वहां 2 लिखा है तो 2 ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। साइन बदल जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्रोसेस में ये 5 में से 2 घटेगा और घट के 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर मुझे आधार में 40% की कमी करनी है तो निश्चित तौर पर मुझे हाइट को 66.6% क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। यानी 66 से ही 2/3% भी हम इसे लिखते हैं। यही मेरा सीधा आंसर होगा। तो ये तुरंत चुटकी बजाते आपसे क्वेश्चन क्या होगा, बन जाएगा। ये किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 25 दिन में पूरा करता है। दोनों मिल जाए तो काम कब पूरा होगा। यहां हम क्या करेंगे, 1/25 करेंगे। 20 दिन में अगर कोई आदमी एक काम करता है तो आप इसे 1 के बटे में ले लीजिए, 1/20, और 1/20 का मतलब होता है 5%। इसे 1 के बटे में ले लीजिए, 1/25 का मतलब होता है 4%। और आप क्या कीजिए, 100 को डिवाइड कर दीजिए 5 और 4 के जोड़ से, तो 100 भागित क्या हो जाएगा, 9, और उत्तर मेरा आ जाएगा 11 सही 1/9 दिन। यही मेरा उत्तर है। यानी पहला आदमी अगर किसी काम को 20 दिन में करता है, दूसरा उसे 25 दिन में करता है, तो दोनों मिल करके उस काम को 11 सही 1/9 दिन में करेंगे। कैसे आया, 20 को मैंने 1 के बटे में ले लिया, 1/25, 1/20, 1/20 मतलब 5%, 1/25 मतलब 4%। 5% और 4% को जोड़ दीजिए और 100 को डिवाइड कर दीजिए 9% से, यानी 9 से। आंसर सीधा निकलेगा। क्यों होता है, उसका सिंपल सा कारण है। निश्चित तौर पर पहला आदमी अगर मान लीजिए कि 20 दिन में अगर 1 वर्क करेगा तो निश्चित तौर पर एक दिन में उसका 1/20वां हिस्सा पूरा कर पाएगा, और 1/20वां हिस्सा का मतलब होता है 25%, 5%। और दूसरा आदमी सेम 25 दिन में क्या कर रहा है, 1 वर्क कर रहा है, तो एक दिन में कितना वर्क करेगा, 1/25 वर्क करेगा। तो निश्चित तौर पर 1/25 का मतलब होता है 4%। दोनों जब मिल रहे हैं
जब दोनों मिल रहे हैं तो निश्चित तौर पर 5% और 4% का जोड़ होता है 9%, और उस 9% वर्क को वो पूरा कर रहे हैं एक दिन में। तो 1% वर्क पूरा करेंगे 1/9 दिन में, तो 100% वर्क पूरा होगा कितने दिन में? 100/9 दिन में। और सॉल्व करेंगे तो 11 से ही 1/9 ही आएगा। मेरे पास 4 संख्याएं दी गई हैं, तो मुझे इनको जोड़ना है, तो मैं कैसे जोड़ूंगा? बच्चों का खेल है। आप लिखेंगे 4 5 6 7 5 6 7 8 9 8 7 9 8 9 1 2, उसे जोड़ना शुरू कर देंगे। या तो आप 2 9 8 7 ऐसा जोड़ेंगे। ऐसा जोड़ने की जरूरत नहीं है। बैंकिंग के एग्जाम में, आरआरबी, एनटीपीसी के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, ऐसी भर्ती परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन बहुधा पूछता है। व्यापम पीएससी की भर्ती परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आपको क्या करना है? सीधा जोड़ना है। 4 और 5 जोड़िए, जहां 9 आएगा छोड़ दीजिए, 9 का पहाड़ा वाला कोई नंबर आएगा छोड़ दीजिए। 4 5 9 खत्म। 6 7 13, 13 का मतलब होता है 1 धन 3, जोड़ लीजिए, 1 और 3 को 4 आ गया। 4 5 9 छोड़ दीजिए, 6 7 13, 13 8 21, 21 मतलब 3, 9 आया छोड़ दीजिए, 9 आया छोड़ दीजिए, 3 8 11, 11 7 18 छोड़ दीजिए, 9 आया छोड़ दीजिए, 8 में 8 में जब आप 1 जोड़ेंगे 9 आएगा छोड़ दीजिए, ये भी खत्म, ये भी खत्म। तो क्या बचा मेरे पास? मेरे पास बचा 2, सिर्फ 2। तो अब आप ऑप्शन को पकड़िए और देखिए कि किन अंकों का जोड़ जो है 2 के बराबर है। जिन अंकों का जोड़ 2 के बराबर होगा वो मेरा आंसर होगा। 6 3 9 खत्म, 9 खत्म, 2 और 1 3 नहीं होगा, ठीक है। 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, 3 नहीं होगा, ये भी खत्म, ये भी खत्म। 6 3 9 खत्म, 9 खत्म, यहाँ पे 3 आ रहा है, छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, क्या बच रहा है? 2। इसके अंकों का जोड़, या आप सरपट जोड़ लीजिए सबको, फिर आखिरी में जो 2 अंक की संख्या बचेगी उसको भी जोड़ेंगे तो चलेगा। तो देखिए यहाँ पर जो जोड़ आ रहा है कैसा आ रहा है? 2। तो निश्चित तौर पर अगर इसका जोड़ 2 आ रहा है, ये मेरा फाइनल आंसर है। तो आप बोलेंगे सर ऐसा तो 2 संख्या भी हो सकता है, ऐसे 2 संख्याएं भी हो सकती हैं जिनका जोड़ 2 आ सकता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि किस्मत ही फूटी रहेगी तो ऐसा नहीं है। अब आप ये देख लीजिएगा, जब जोड़ की बात करता है तो वो उसे नहीं पता है कि हम ट्रिक का प्रयोग करके बना रहे हैं। वो सिर्फ क्या करेगा? विद्यार्थी लास्ट मोमेंट तक जोड़े, ऐसा उनका उद्देश्य रहता है। इसीलिए देखिएगा कोई एक विद्यार्थी क्या है, सबके इकाई अंक को जोड़ने पर 6 आ रहा है। अगर सबका इकाई अंक को 6 ना रखे बोर्ड, मान लीजिए कि एक ऑप्शन में 6 है और बाकी ऑप्शन में 6 नहीं है, तो फिर वो लगा के आगे बढ़ जाएगा, तो बोर्ड को उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तो क्या करता है, लगभग 4 अंक तक वो अंक को समान रखता है, ताकि वो आपको जोड़ में क्या कर सके, फंसा सके। आखिरी के एक अंक को 2 की जगह 3 कर देगा, जैसे इन दोनों में किया है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, वहां से लिया है मैंने, है ना, अपने घर से बना के नहीं लाया हूं मैं। 3 क्वेश्चन देख लीजिए, 3, ये आखिरी का 4 अंक बराबर रहेगा, एक आध अंक को या इस वाले अंक को या इस वाले अंक को चेंज करेगा। तो अगर गलती से अगर कोई ऐसा स्थिति आ गया कि जिस प्रश्न के उत्तर जो है 2 का जोड़ आ रहा है सेम, दोनों में से कोई एक तुक्का लगाइए, क्योंकि वहां जो समय बचेगा आप उसको दूसरे प्रश्न में लगा सकते हैं, है ना। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कंफ्यूजन कहीं पर हो रहा है, जोड़ के देख लीजिए अंदाजन 5 4 9 8 17 8 25 39 तो होगा नहीं, 25,000 के आसपास आएगा। तो ये 2 ऑप्शन तो यहीं से खत्म हो गए, है ना। इन दोनों में कोई एक होगा। तो अब इन जैसे मान लीजिए 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसका अंकों का जोड़ 2 आ रहा है, आपके इधर के अंकों का जोड़ 2 आ रहा है। अब इनमें से 2 है तो किस्मत खराब है, उधर और इधर से कोई 2 है तो अच्छी बात है, वो नहीं रहेगा, क्योंकि इधर का जोड़ तो 25,000 के आसपास आएगा, 39,000 के आसपास तो आएगा नहीं। वहां से भी आप चेक कर सकते हैं, है ना। ये पहला तरीका हो गया, ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन हम बनाएंगे, तो इसको भी विद्यार्थी कैसे बनाते हैं, कैसे बनाएंगे बताइए। पहले इसको जोड़ेंगे इसके साथ, फिर इसको जोड़ेंगे इसके साथ, फिर क्या करेंगे, दोनों के जोड़ को, फिर उन दोनों के जोड़ को आपस में घटा देंगे, फिर जाके आंसर आएगा और नौकरी आपके यहाँ से छिन जाएगी। तो इसको बनाने का तरीका भी बहुत आसान है, उसी तरीके से हम बनाएंगे। रिस्क ले सकते हैं आप। 5 4 9 6 15, 15 7 22, यहाँ लिखिए 22, इसमें सीधे मत जोड़िए आप। 8 3 11 2 13, 13 7 20, ठीक है। यहाँ 9 5 14 6 20 7 27, यहाँ 8 2 10 4 14 और 1 15, ऐसा कर लीजिए। मान लीजिए पहले इसको जोड़ लीजिए, 27 7 2 9 2 2 4 49,
यहाँ क्या हो जाएगा 5, 2 1 3 35, 49 से 35 हो जाएगा, 9 में 5 गया 4, 4 में 3 गया 1, तो इसका जोड़ क्या आ रहा है 14 आ रहा है। यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि अगर इसका जोड़ 14 आएगा मतलब यहाँ पर 4 और 1 5, 1 धन 4, 4 और 1 कितना हुआ 5। अब देखिए इसमें किसका जोड़ 5 आ रहा है, 6 3 9 खत्म, 6 आएगा नहीं होगा, यहाँ 7 3 10 6 16 7 ये नहीं होगा, 6 3 9 5 यहाँ हो सकता है, 4 8 12 6 18 यहाँ 9 ये भी नहीं होगा। ये मेरा आंसर है, आप बना के देख लीजिएगा, आंसर आपका परफेक्ट आएगा। यहाँ हल करते समय मान लिया जाए, जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपका आंसर ऐसा आ गया, यहाँ 22 आ गया, यहाँ पर 29 आ गया, है ना, समझिए यहाँ 15 आ गया और यहाँ 25 आ गया, तो ऐसी स्थिति में गड़बड़ हो जाएगा, आंसर आपका पॉजिटिव आना चाहिए। अब 22 में आप 15 को जोड़ेंगे तो जो उत्तर आ रहा है, 29 में आप 25 को जोड़ेंगे जो उत्तर आ रहा है, तो घट के वो माइनस में आ रहा है, और जब घट के माइनस में आएगा तो ट्रिक काम नहीं करेगा। तो उसका तरीका ये है कि आप 22 को 22 रहने दीजिए, 9 को हटा दीजिए, इसे एक अंक बना लीजिए, 2 हो गया, 5 में इसको 15 रहने दीजिए, है ना, यहाँ देखिए 5 में 2 जोड़ दिए 7 हो जाएगा, 5 2 7 2 1 3 37 और 9 17 में 9 हो गया 8 28। अब आप बना सकते हैं कि एग्जाम्पल है 2 8 कितना हुआ 10, 10 मतलब कितना हुआ 1। तो ऐसे करके आप प्रश्नों को बना सकते हैं।